तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। काफ़ी सारी नई न्यूज़ एंड अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं जो वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जो भी डिस्कशन होगी फॉर एजुकेशन पर्पस रहेगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है, वो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप भी आईआरएफसी में ऊपर वाले स्तरों पर बाइंग करके फंसे हुए हैं, काफ़ी समय से होल्ड किए बैठे हैं, या फिर आगे के सिनेरियो, तो सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपको समझ आने वाली हैं। काफ़ी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलती नज़र आएगी। हो सकता है थोड़ा सा बीच में बोरिंग हो, लेकिन उसको समझेंगे बिना आगे वाला कंसेप्ट समझ नहीं आने वाला। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आईआरएफसी पिछले 1 महीने में कोई रिटर्न बनाता नज़र नहीं आया। अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट स्टॉक का देखेंगे तो आईआरएफसी आपको 92 से 87.50 का जो लो है, इन जोन में, इन 5 नंबरों में स्टॉक आपको 1 महीना हो चुका है पूरा कंसोलिडेट करते हुए। यानी कि 91.2 से लेकर के स्टॉक 87 से बीच में 1 महीना कंसोलिडेट कर चुका है। अब इस चीज का मीनिंग आप लोग समझ पा रहे हैं? जब भी कोई स्टॉक मार्केट या कोई भी चीज एक जगह पर काफी जगह समय बिताती है, तो होता क्या है, इस साइड का भी मूव आएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ आएगा चाहे नीचे की तरफ आएगा, तो एक बड़ा मूव होगा। यानी कि चंद ही दिनों में, कुछ ही टाइम में वो एक बड़ा मूव होगा। जब कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ा मूव मिलता है। नीचे की तरफ आईआरएफसी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या है और ऊपर की तरफ आईआरएफसी की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कि दोनों तरफ के हम लेवल आपके साथ इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 6 महीने की बात करूं तो स्टॉक में कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं है। लगातार स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी यहाँ पर पॉइंट सहन करना पड़ रहा है, यानी कि बहुत पेशेंस टेस्ट होती नज़र आ रही है। अब मेन पॉइंट को समझे तो 5 साल के पीरियड में अगर कंपनी के रिटर्न देखते हैं तो वो हमें शानदार देखने के लिए मिल रहे हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे रिटर्न नहीं है। तो एक समय पर कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना करके दिए। वो अलग पॉइंट है कि बहुत सारा कैपिटल अपर लेवल्स पर ही लोगों ने काफ़ी लगाया। अब आगे के लिए अपडेट्स अच्छी क्या है पहले शॉर्ट में समझ लें। तो आईआरएफसी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले कंपनी को कई बार इसका चार्जेस भी देने पड़े हैं, यानी कि सेबी द्वारा कुछ जो नियम रहते हैं। आईआरएफसी की पी रेशो इस समय अट्रैक्टिव होती नजर आ रही है, जो कि पहले हमें वैल्यूएशन वाइज स्टॉक महंगा नजर आता था। हो सकता है थोड़ी और भी सस्ती हो जाए। देखिए, सिंपल सी बात थी कंपनी के। जब हमने प्रॉफिट देखे तो पहले हमने समझे थे, डीप एनालिसिस किया था, हम बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। देखिए, रिवेन्यू में कंपनी का ईयर ऑन ईयर जंप देखने के लिए मिला, लेकिन इस बार इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता नजर आया है। 5.24 से सीधा 6421 करोड़ हो गया। यानी कि मोटा मोटा कंपनी ने अगर 1300 करोड़ का रिवेन्यू बढ़ाया और वहीं पर कंपनी का 1300 करोड़ गए, हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि इसमें कंपनी ने कुछ बड़ा हाथ नहीं मारा। फिर देखिए, फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो 25% का था वो 22 रह गया। यानी कि पहले कंपनी ने 6,900 करोड़ की सेल्स के पीछे 1744 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट निकाला, और इस बार कंपनी ने 8,261 करोड़ की सेल्स करी, फिर प्रॉफिट क्या था? 1800 करोड़। यानी कि सिर्फ 50 या फिर 54 करोड़ ज़्यादा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरने की वजह से यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में एक मतलब माइनस पॉइंट साबित हुआ। और तो और पिछले साल कंपनी की अदर इनकम भी नहीं थी, इस साल 130 करोड़ की अदर इनकम है। जब हम नेट प्रॉफिट में दोनों ईयर्स की क्या करते हैं, माइनस करते हैं नेट इनकम, अदर इनकम, क्योंकि देखिए अदर इनकम तो अदर इनकम ही होती है। कंपनी ने अपने बिजनेस से क्या अर्न किया, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 1743 और 1797 करोड़ का हिसाब देखने के लिए मिलता है, जिसमें क्लैरिटी मिलती है कि 54 करोड़ का ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अदर इनकम को निकालने के बाद प्रॉफिट किया है। वैसे तो 100 करोड़ के ऊपर कंपनी 10 करोड़ भी कोई प्रॉफिट करती है, यानी कि 10%, तो वो अच्छा माना जाता है। 1800 के हिसाब से कंपनी 180 करोड़ का प्रॉफिट तो नहीं करी, पर 54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें एक सिनेरियो अच्छा नहीं हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो गिरता नजर आया, और कंपनी का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता, यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ते नजर आए। इंटरेस्ट कह लीजिए, इंटरेस्ट में बहुत बड़ा जंप देखने के लिए मिला। तो ये दोनों सिनेरियो ही कहीं ना कहीं माइनस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर आगे के सिनेरियो को समझे, अगर अच्छा प्रॉफिट आया है तो इस चीज़ का भी सिनेरियो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये नहीं है नहीं होगा। टाइम लग सकता है, इस चीज़ को समझिए शॉर्ट समय में कि समय लग सकता है। लेकिन जो ये अभी प्रॉफिट अच्छे हुए हैं, मार्जिन अच्छा नहीं आया, माइनस रहा है, उसकी एक अलग पॉइंट है। लेकिन प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, वो एक अलग पॉइंट। अब दोनों सिनेरियो में क्या होता है हम समझते हैं इस पॉइंट। देखिए, नीचे की तरफ
अगर स्टॉक में ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ 69 के करीब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये आपको ख्याल में रखना। अब जरूरी नहीं है कि 69 ही है, ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा 66 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन इस दायरे में बहुत सॉलिड सपोर्ट है। और इस सपोर्ट से कुछ सजेशन रिकमेंडेशन तो नहीं है, बहुत मतलब म्यूचुअल फंड्स द्वारा भी, और यहाँ पर बाइंग आती नजर आ सकती है बड़े प्लेयर्स द्वारा। ये स्पोर्ट जोन बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन है, जब पहली बार स्टॉक इसको रीटेस्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो आपको ऊपर की तरफ एक अच्छी रिकवरी मिल सकती है, और वो धीरे धीरे या समय लगाने के बाद स्टॉक को 117 तक के लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। अब 117 ही ज़रूरी नहीं है, 115 से 117 का जो जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है, मतलब कि इसके ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक दायरा होता है ना, वो 8-10 पॉइंट का भी होता है, 5-7 पॉइंट का भी होता है, 3-4 पॉइंट का भी होता है। उसमें एक्यूरेसी लेनी बहुत टफ रहती है, वो मार्केट ही करता है जो करता है। लेकिन एक हिसाब से यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर स्टॉक पहले नीचे निकलता है तो वहाँ से 117 तक आज नहीं तो कल, मतलब एक धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, ऐसा मुझे लगता है। मेरा निजी विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस चीज़ का आपको ख्याल में रखना है। कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है फॉर एजुकेशन पर्पस है। अगर स्टॉक वैसे ही ऊपर की तरफ निकलता है तो भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, मतलब ऊपर की तरफ जो पॉसिबिलिटी है वो 115 तक बन रही है, नीचे की तरफ स्टॉक 70 तक जाता है नजर आ सकता है। सिंपल से पॉइंट से और यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको क्लियर कर ली, जो भी है फॉर एजुकेशन पर्पज है, कुछ सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है। अब पॉइंट समझ लें, कुछ अपडेट्स क्या है। देखिए, पहला तो IRFC अच्छा प्रॉफिट, मतलब मुनाफे, अगर हम वैसे नंबर्स देखते हैं तो मुनाफा तो हुआ ही है कंपनी को, है ना। तो शेयर हाल ही में 52 वीक निचले स्तर के पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। AUM भी कंपनी का कम होता नजर आया, जिस पर 5 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं सारे, उसमें भी यहाँ पर डिक्लाइन होता नजर आया। फिर अब कंपनी ने 2027 के लिए अपना मार्जिन जो है वो पहले अभी 1.48 आया है, अब कंपनी ने 1.60 रखा है, जो कि बहुत बड़ा अच्छी बात है। और सरकार ने प्रदीप अहलावाट और IRFC के बोर्ड में 3 साल के लिए नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी देखिए, मेन पॉइंट्स को समझें तो मेन पॉइंट्स क्या हैं। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर IRFC में आते नजर आएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव वाइब्स आती नजर आ सकती हैं। वो क्या है, अब देखिए, गवर्नमेंट द्वारा 7 नए रेल हवाई सब कॉरिडोर, और IRFC मुख्य फाइनेंसर की भूमिका निभाने जा रहा है। यानी कि अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए का फंडिंग अवसर मिलने की उम्मीद है। यानी कि एक संभावना बन रही है कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन को लेकर के आगे अगर इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा लगातार बनी रहती हैं रेलवे पर, तो वैसे वैसे IRFC को भी उस चीज़ का फायदा मिलता नजर आ सकता है। मेट्रो रैपिड रेल, यानी कि अब कंपनी शहरी परिवहन परियोजनाएं जैसे मेट्रो रेल नेटवर्क रीजन रैपिड रेल सिस्टम को सीधे फंड करने की योजना बना रही हो। यह कदम कंपनी अपने हाई मार्जिन कमाने का एक जरिया बनेगा। फिर कंपनी देश भर में माल ढुलाई को तेज करने के लिए सरकार नए समर्थित माल ढुलाई गलियारे बना रही है, और IRFC बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए बड़ी पूंजी आवंटित कर सकता है। और तो और IRFC अब रेलवे से जुड़ी अन्य सरकारी कंपनियां और JV को भी फंड दे रहा है, जैसे कि हालिया लोन डील्स में HURL का देखा हुआ है, महाजन को देखा हुआ है, और कुछ सहायक संस्थाएं NTPC और महारत्ना कंपनियों के रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में फंडिंग, पोर्ट एस्टेट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर कह सकते हैं। और अब भी कंपनी इन चीज़ों पर फोकस कर रही है। और फिर बड़ा पॉइंट, अभी 70,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी गवर्नमेंट से मिली हुई है 2026-27 के लिए कंपनी को। तो यहाँ पर कंपनी फंड भी जुटाएगी, और जो 2027 का इसका अंडर एसेट मैनेज यानी कि AUM है, उसको कंपनी ने 5 लाख करोड़ का एम रखा है पार करने का, जो हमें Q2 के रिजल्ट्स में ध्यान रखना है। अर्निंग कॉल्स में क्या अपडेट इस पर देखने के लिए मिलती आता है 2030, यानी अगले 5 वर्षों में कंपनी अपना पोर्टफोलियो 60-40 करने के सिनेरियो में है, यानी कि अलाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में बांटने की तैयारी है, जिससे कंपनी का मुनाफा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि अभी 1.60 हमने बोला, वो कंपनी का 2030 तक का एम 2% करना है। तो इस चीज़ को साथ में लेकर चलना है। काफ़ी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में दुबे जी ने काफ़ी सारी पहले स्टेटमेंट्स दी हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी अभी एफर्ट्स भी कर रही है, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा। दायरा है कंसोलिडेशन का, फेस होता है हर स्टॉक का अपना, कोई बहुत पेशेंस करवाते हैं, कोई बहुत चीज़ें टेस्ट होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें सिनेरियो में देखने के लिए मिल जाया करती हैं। हम ये नहीं कह सकते, देखिए सारे रेलवे सेक्टर में ही ऐसा है, लगभग रेलवे के काफ़ी स्टॉक्स में ऐसा है। नो डाउट लॉन्ग टर्म में अगर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बजट में अनाउंसमेंट्स बढ़ती हैं, अमाउंट्स बढ़ती हैं,
तो रेलवे स्टॉक से काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं कि लॉन्ग टर्म में 10 साल के पीरियड में बहुत बढ़िया रिटर्न स्टॉक में बनते नज़र आ सकते हैं। लेकिन देखिए वही बात है, कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बोला जो भी डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस है। जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और बड़ी बात खुद भी स्टडी ज़रूर किया करें। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।